अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई आको बाको। द्रौपदी। देविका की बेटी को लगता है कि उसकी मम्मी पिक्चर की सभी हीरोइनों से सुंदर हैं। देविका 6 बजे सुबह उठकर अपनी बच्ची गुनगुन को रोज तैयार करती है। अपने लिए और पति किसलय के लिए नाश्ता बनाती है। रोज गुनगुन की आंखों में वही सपने और सवाल दिखते हैं जो कभी उसके हुआ करते थे। द्रौपदी के टाइम पर 5 पति कॉमन नहीं थे, लेकिन आजकल बहुत कॉमन है। देविका देखने में लोकल ट्रेन वाली उस हर औरत की तरह लगती है जिसके 5 पति होते हैं। देविका की खास बात यही है कि उसमें कोई खास बात नहीं है। उसके भी 5 पति हैं। पहला और सबसे बोरिंग पति किसलय, जिससे उसकी शादी हुई है, जो हमेशा उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। दूसरा पति घर, जहां वो 24 घंटे की नौकर है। ये घर नाम का पति देविका से कभी खुश नहीं होता। बाकी जैसे ही देविका एक काम पूरा करती है, घर 10 नए काम पकड़ा देता है। तीसरा पति उसके ससुर, जिनकी उम्मीदें वो रोज तोड़ देती है। चौथा पति जिनका घर वो छोड़ चुकी है, वो हैं उसके अपने पापा। और पांचवा पति ये समाज। बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत शक्तिशाली राजा था और उसकी कई सारी बहुत खूबसूरत रानियां थी। देविका ने अपने 6 साल की बेटी गुनगुन की कहानी सुनानी शुरू ही की थी कि इतने में गुनगुन ने देविका को बीच में रोक दिया और कहा, ये वाली आप सुना चुके हैं? नहीं, ये वाली नहीं सुनाई, देविका ने कहा। नहीं, मुझे नहीं सुननी ये एक राजा और कई रानियों वाली कहानी। कोई ऐसी द्रौपदी की कहानी सुनाओ जिसके कई राजा हों। गुनगुन ने मासूमियत से कहा और बेड पर उठकर बैठ गई। ये सुनकर देविका को तब पहली बार ख्याल आया कि बचपन से उसने इतनी सारी शक्तिशाली राजाओं की कहानियां सुनी है कि अगर शायद इस बीच कोई शक्तिशाली द्रौपदी कभी कहीं हो भी, तो उसकी कहानी धीरे धीरे शक्तिशाली राजाओं की कहानियों में खो गई होगी। गुनगुन को ये रात में कहानियां सुन के सोने की आदत गुनगुन की दादी के आने के बाद से लगी थी। पिछली गर्मी की छुट्टियों में जब वो आई तो उन्होंने ना जाने कितनी कहानियां सुना दी थी। इन कहानियों से शुरू में तो गुनगुन थोड़ा बोर होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे द्रौपदी, परियां, जानवर, जिन, राक्षस, बड़े बड़े खूंखार शैतान अच्छे लगने लगे थे। ऐसे ही देविका ने अपनी सास को एक दिन कहा था, कहानियों से बच्चे कितने आराम से सो जाते हैं मम्मी जी। इस पर मम्मी जी ने कुछ सोचकर कहा, बहू, असल में कहानियों से बच्चों के अंदर कुछ जग जाता है। देविका ने गुनगुन की दादी के जाने के बाद से पहले किताब से कहानियां सुनानी शुरू करी, लेकिन किताब वाली कहानियां जल्दी ही खत्म हो गई। तब देविका रोज ऐसे ही रात को कुछ न कुछ बना के कहानियां सुनाने लगी। धीरे धीरे उसको भी इसमें मजा आने लगा। बहुत पहले एक राजकुमारी थी, उसका नाम द्रौपदी था। वो बहुत सुंदर थी। आपसे भी ज्यादा सुंदर? गुनगुन ने पूछा। हाँ, बहुत सुंदर। द्रौपदी की माँ बचपन में ही भगवान के पास चली गई थी। उसके पापा, जो कि बहुत बड़े राजा थे, उसको बहुत प्यार करते थे। उस समय राजकुमारी के लिए गुरुकुल नहीं होते थे। इसके बावजूद राजा ने द्रौपदी को खूब पढ़ाया था। घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि सब कुछ सिखाया था। राजा बहुत बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनको अपनी बेटी की चिंता होने लगी। वो अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे। द्रौपदी की शादी सबसे अच्छे, योग्य और शक्तिशाली राजा से हो, इसलिए उन्होंने स्वयंवर रखा। इतने पर गुनगुन ने मम्मी को रोका और पूछा, स्वयंवर क्या होता है और आपका हुआ था? स्वयंवर अब नहीं होता।
पहले होता था। स्वयंवर में राजकुमारी सभी राजाओं में से अपनी इच्छा से पसंद करती है कि उसको किससे शादी करनी है। राजकुमारी को जो राजा पसंद आता है वो उसके गले में माला डाल देती है। देविका ने इतना कहकर पास में रखा पानी पिया और कमरे की लाइट डिम कर दी। अब स्वयंवर क्यों नहीं होता मम्मी? अब राजा रानी नहीं होते ना, इसलिए। अब आगे सुनाओ। ज्यादा सवाल पूछोगी तो कहानी भूल जाओगी ना। देविका ने गुनगुन को धीरे से लिटाकर उसके सिर पर हल्के हल्के हाथ फेरते हुए दोबारा कहानी शुरू की। द्रौपदी के पापा यानी बड़े वाले राजा ने सब जगह अपने घोड़े भेजकर खबर करवा दी कि उनके यहाँ उनकी बेटी का स्वयंवर है। स्वयंवर के लिए एक प्रतियोगिता होगी। जो उसमें जीतेगा द्रौपदी उसके गले में वरमाला डाल देगी। देविका ने इतना सुनाकर गुनगुन को देखा तो वो सो चुकी थी। देविका गुनगुन के सोने के बाद अपने बेडरूम में गई। वहां किसलय लेटा हुआ टीवी पर कुछ देख रहा था और बीच बीच में अपना मोबाइल चेक कर रहा था। शादी के बाद से 2 साल के भीतर किसलय देविका के पति से गुनगुन का पापा हो चुका था। टीवी और लाइट बंद कर दो, किसलय ने कहा। तुम मोबाइल बंद कर दो अब, देविका ने टीवी और लाइट बंद करते हुए कहा। देविका आकर लेट गई। बिस्तर पर देविका और किसलय के तकियों के बीच में 7 साल की शादी के बराबर दूरी थी। कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस? देविका ने 7 साल में से 2 महीने की दूरी कम करते हुए कहा। ठीक था, रूटीन, किसलय ने आंखें बंद किए हुए कहा। तुम कैसे हो? देविका ने और 2 महीने भर की दूरी तय करते हुए पूछा। ठीक हूँ, थक गया हूँ, सुबह जल्दी जाना है, किसलय ने देविका को 2 महीने पीछे ढकेलते हुए कहा। उनको लेटे हुए अभी 2 मिनट ही हुए होंगे कि इतने में किसलय के मोबाइल पर लाइन से 2-3 मैसेज आए। उसने मोबाइल उठाकर देखा। देविका ने कुछ नहीं कहा। दोनों तकिए फिर अपने आप से 7 साल की शादी के बराबर दूरी पर आ गए। किसलय अगले आधे घंटे मोबाइल पर चैट करता रहा। अगले आधे घंटे में देविका और किसलय के तकिए 7 साल और आधे घंटे बराबर दूर होते रहे। सुबह उठकर देविका ने गुनगुन को स्कूल बस के लिए छोड़कर आने के बाद किसलय के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया और कमरे में जाकर लेट गई। किसलय उठते ही अपना मोबाइल चेक करते हुए मुस्कुरा रहा था। देविका देखती और कुछ नहीं कहती। वो कभी किसलय का मोबाइल नहीं चेक करती, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने शक को शक बने रहने देना चाहती थी। उसको सच होते हुए नहीं देखना चाहती थी। किसलय ने जल्दी से नाश्ता करके जाने से पहले पूछा, तबीयत सही नहीं है क्या? सही है, बस नींद पूरी नहीं हुई, मुझे शायद आने में देर हो। ये बोलकर किसलय अपना मोबाइल चेक करते हुए चला गया। देविका रोज की तरह धीरे धीरे करके 1 बजे तक घर के सारे काम निपटाती। तब तक गुनगुन के आने का टाइम हो जाता। गुनगुन आते ही कहती, कल वाली कहानी पूरी करो। रात में पहले खाना तो खा लो। नहीं, पहले सुनाओ। पहले खाना, नहीं तो कभी कोई कहानी नहीं। देविका खिड़की भर आंखें खोलकर आसमान भर डांटते हुए कहती है। गुनगुन को कहानी सुनने का बहुत मन होता है, इसलिए वो कहानी के चक्कर में फटाफट खाना खा लेती है और मौके का फायदा उठाकर देविका उसको एक कटोरी दाल भी पिला देने में कामयाब हो जाती है। गुनगुन हाथ धोकर कपड़े बदलकर देविका के पास आकर कहती है, कहानी कहानी कहानी। आगे रात में बोला तो मम्मी ने अभी सुननी है। अरे स्कूल में मैम बोलती हैं कि जो भी पढ़ो उसको रिवाइज करो। आप अपनी कहानी रिवाइज कर लिया करो, है ना? चलो अब सुनाओ, रिवीजन हो जाएगा आपका। गुनगुन ने बस्ता भर मासूमियत के साथ कहा। अब देविका गुनगुन को कैसे समझाती कि हर वो चीज़ जो हमें पसंद होती है उसका रिवीजन केवल यादों में हो सकता है। देविका ने अपनी गुनगुन को
अपने पास लिटाकर उसका सिर सहलाते हुए कहा, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए सभी बड़े राजाओं को संदेश जाने लगा। उधर द्रौपदी को अपनी शादी के लिए बहुत चिंता हो रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी शादी ऐसे राजा से ना हो जाए जिसकी पहले से कई रानियां हों। उसको कोई राजकुमार या कोई बड़ा राजा नहीं चाहिए था शादी के लिए। उसको तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उससे खूब प्यार करे, उसके सारे सपने भले पूरे ना करे, लेकिन कम से कम उन्हें सुने और समझे। द्रौपदी की मम्मी तो थी नहीं कि उनको ये सब बोल पाती, तो ये सारी बातें वो मन ही मन सोच के रह जाया करती। ये कहने के बाद देविका सोचने लगी कि उसकी जिंदगी भी तो कहानी वाली द्रौपदी के जैसी है। कितनी बातें उस तक ही रह जाती हैं। किसले के मोबाइल पर मैसेज आने की आवाज़ कभी कभी उसको कुकर की सीटी से भी तेज सुनाई देती थी। गुनगुन को अभी नींद नहीं आई थी। उसने कहा, तुम ये कहानी सुनाते हुए चुप क्यों हो जाती हो? रिवीजन करने लगती हो ना? देविका ने टूटी हुई पेंसिल जितनी बेचारगी से कहा। कोई बात नहीं, अब हो गया आपका रिवीजन। अब आगे? आगे ऐसा होता है कि बहुत बड़े स्वयंवर की तैयारी शुरू हो जाती है। बड़े राजा बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने इतनी मुश्किल प्रतियोगिता रखी थी कि कोई छोटा मोटा राजा तो उसे पार ही ना कर पाएगा। राजा ने सोच रखा था कि जो भी राजा स्वयंवर जीतेगा वो अपना सारा राजपाट उसको ही सौंप देंगे। क्या प्रतियोगिता होती है मम्मी? गुनगुन पूछती है। स्वयंवर के लिए अलग से एक तालाब बनवाया जाता है और उस तालाब के ऊपर एक मछली गोल गोल घूम रही होती है। उस चलती हुई मछली की आंख पर सीधे निशाना नहीं लगाना था, बल्कि तालाब में मछली की परछाई देखकर निशाना लगाना था। जो निशाना लगा देगा, द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डाल देगी। ऐसा तय हुआ था। ये सुनकर गुनगुन ने मछली जल की द्रौपदी है वाली मछली की मासूमियत से कहा, अगर कोई ऐसा राजा उस मछली की आंख पर निशाना लगा देता जिसकी पहले से कई रानियां हुई, तो भी क्या द्रौपदी उससे शादी कर लेती? हाँ, उसको करनी पड़ती शादी उसी से। फिर तो ये स्वयंवर नहीं हुआ ना मम्मी? क्यों नहीं हुआ? देविका ने पूछा। क्योंकि तुमने बताया था कि स्वयंवर में द्रौपदी खुद से चुनती है अपना राजकुमार। बच्चों के सवालों से ज्यादा ईमानदार शायद ही दुनिया में कुछ बचा हुआ है। शायद दुनिया बची ही इसलिए है क्योंकि बच्चे आज भी सवाल पूछते हैं, खासकर वो सवाल जिनके जवाब अगर हमने दे दिए हुए होते तो आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी है। खैर, देविका ने आगे सुनाना शुरू किया। द्रौपदी की पूरी उम्मीद थी कि एक दिन उसको अपने मन का राजकुमार मिलेगा। इसी उम्मीद पर वो एक एक दिन काट रही थी। कहानी से गुनगुन की आंखों में नींद आने शुरू हुई ही थी कि तभी किसलय का फोन आया। फोन उठाने पर देविका ने हेलो नहीं, केवल छोटा सा बोला। दूसरी तरफ किसलय बोला, आज शाम को मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, मेरा सामान पैक कर देना। देविका ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस बहुत छोटा सा ठीक है बोलकर फोन रख दिया। मम्मी आगे? गुनगुन ने माँ के फोन रखते ही पूछा। आगे रात में, पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं। देविका ये कहकर सामान लगाने चली जाती है। वे सामान लगाकर जब लौटती है तब गुनगुन सो चुकी होती है। किसलय शाम को आने से पहले फोन करता है, चाय बनाकर रखो, मैं आ रहा हूँ। ये कहने के 2 मिनट बाद ही वो दोबारा फोन करता है और पूछता है, चाय बन गई? अभी 2 मिनट पहले ही तो तुमने कहा था, इतनी जल्दी कैसे बनेगी? एक काम करो, तुम रहने ही दो, सामान लेकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे चक्कर में फ्लाइट छूट जाएगी। इस बात पर देविका को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मैं नहीं आ रही, आओ खुद अपना सामान ले जाओ। किसलय को देविका के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में ऊपर आता है, अपना बैग लेता है और कहता है, लौट के देखता हूँ। देविका कुछ नहीं बोलती
और अपने कमरे में आकर तेज आवाज में टीवी चलाकर वही चाय पीने लगती है जो उसने किसलय के लिए बनाई थी। घरों से आने वाली तेज टीवी की आवाज़ों की वजह केवल टीवी पर आने वाले प्रोग्राम नहीं होते, बल्कि घर में चलने वाले प्रोग्राम भी हुआ करते हैं। गुनगुन शाम को खेलकर आती है और रात के डिनर पर पापा को ना देखकर पूछती है, पापा ऑफिस से नहीं आए? वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। ये सुनकर गुनगुन बहुत खुश होती है और कहती है, फिर तो मम्मी आज आप कहानी पूरी कर देना और मेरे पास ही सो जाना। खाने के बाद सारे काम निपटाकर देविका गुनगुन के पास जाकर कहानी शुरू करने ही वाली होती है कि किसलय का फोन आता है। देविका फोन नहीं उठाती, गुनगुन को दे देती है। पापा का फोन है, बात करो। हेलो पापा, मैं गुनगुन। आप क्यों जाते हो? कब आओगे और क्या लाओगे? किसलय गुनगुन की बातों का गोलमोल जवाब देने के बाद कहता है, बेटा मम्मी को फोन दो। गुनगुन देविका की तरफ फोन बढ़ाती है और देविका कहती है, उनको बोलो मम्मी अभी थोड़ी देर में आपको फोन मिला लेगी। गुनगुन थोड़ा कंफ्यूज होती है और पापा से एक सांस में कहती है, अभी मम्मी मुझे कहानी सुना के आपको फोन मिला लेगी। अगर वो कहानी पूरी नहीं सुनाएगी तो वो कहानी भूल जाएगी। ठीक है पापा, गुड नाइट, बाय। और हाँ, मेरे लिए स्टोरी बुक लेके आना आप। और आप मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाते? किसलय किताब लाने का वादा करके फोन रख देता है। मम्मी आगे सुनाओ, आपको इतना टाइम भी मिल गया रिवीजन का। गुनगुन पास पड़ी कॉमिक्स में बने क्यूट चेहरे वाले कार्टून की क्यूटनेस अपनी आंखों में भरकर कहती है, जिंदगी रोज जिस तरह से हमारी कहानी बनाती बिगाड़ती रहती है, उसी तरह ही देविका भी द्रौपदी की कहानी के बहाने अपनी जिंदगी की कहानी के कुछ हिस्से बना रही थी तो कुछ हिस्से मिटा रही थी। स्वयंवर का दिन आ जाता है। द्रौपदी खूब घबरा रही थी। एक के बाद एक सुंदर और शक्तिशाली राजा आते हैं, लेकिन कोई भी निशाना नहीं लगा पाता। ये देखकर बड़े राजा यानी द्रौपदी के पापा को भी चिंता होने लगती है। तभी एक बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए युवराज आता है। मछली की आंख की परछाई तालाब में इतनी ध्यान से देखता है जैसे मछली की आंख के अलावा दुनिया में कुछ हो ही नहीं, और उसका पूरा शरीर जैसे आंख बन गया हो। फिर देखते देखते वो तीर चला देता है और तीर सीधा मछली की आंख में जाकर लगता है। चारों ओर तालियां बजने लगती हैं। आसपास खड़ी प्रजा फूल बरसाने लगती है। नगाड़े बजने लगते हैं। द्रौपदी माला लेकर आती है। वो युवराज द्रौपदी को बहुत ध्यान से देखता रहता है जब तक द्रौपदी उसके पास नहीं आ जाती। द्रौपदी आती है, माला डालती है और पूरे महल में शंख और नगाड़े और भी तेजी से बजने शुरू हो जाते हैं। वो युवराज बड़े राजा के पास आता है, उनको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। राजा उस युवराज से पूछते हैं कि वो युवराज कौन है और कहाँ का युवराज है। वो युवराज बताता है कि उसका बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन अभी उसके चाचा और उनके बेटों ने उनको वनवास में डाल रखा है। राजा को ये सुनकर बड़ी चिंता होती है कि द्रौपदी इतनी सुविधाओं में पली है, वो इस युवराज के साथ कैसे सुख से रह पाएगी। युवराज राजा को विश्वास दिलाता है कि वो द्रौपदी को बहुत अच्छे से रखेगा। द्रौपदी युवराज और उसके भाइयों के साथ चल देती है। शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो युवराज और उसके भाई अंदर से अपनी माँ को बुलाते हैं। देखो माँ, हम क्या लाए हैं। माँ बिना बाहर निकले ही अंदर से बोल देती है, जो भी लाए हो सब आपस में बांट लो। युवराज और उसके भाई चिंता में पड़ जाते हैं कि वो कोई सब्जी, फल, आटा, चावल, दाल तो नहीं लाए हैं जिसको बांटा जा सके। वो तो स्वयंवर जीत के द्रौपदी को लेकर आए हैं। माँ बाहर निकलती है तो उनको ये बात बतलाई जाती है। युवराज के बड़े भाई ये फैसला करते हैं कि माँ का कहा टाला नहीं जा सकता, इसलिए द्रौपदी को सभी भाइयों से शादी करनी पड़ेगी। द्रौपदी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो युवराज से कुछ करने को कहती है, लेकिन युवराज आज्ञाकारी भाई और पुत्र की तरह
कुछ भी कर पाने में अपनी बेबसी जताता है। द्रौपदी को बहुत गुस्सा आता है। वो समझ रही थी कि जिस युवराज ने इतने लोगों के बीच से प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी को अपना बनाया है, वो कुछ तो करेगा। असल में बड़ों की सभी बातें मान लेने से सब सही नहीं हो जाता, बल्कि कभी-कभी और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। लेकिन ये बात वो युवराज को समझाती भी तो कैसे? उसको बड़े राजा की बहुत याद आई। वो रोते-रोते युवराज की माँ के पास गई और उनसे पूछा, क्या उनकी बात पलटी नहीं जा सकती? उसकी जिंदगी का फैसला वो कैसे ले सकती है? लेकिन युवराज की माँ यानी द्रौपदी की सास कुछ नहीं बोलती। वो चुप रहती है। यहाँ तक सुनाते सुनाते देविका चुप हो जाती है। गुनगुन की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं होती। देविका चुपचाप गुनगुन को निहारते हुए अपने मन में कहानी का अगला हिस्सा बनाने लगती है। युवराज की मम्मी चुप क्यों रहती है? युवराज की मम्मी चुप क्यों रहती है? और आप चुप क्यों हो गई? आगे सुनाओ मम्मी। गुनगुन द्रौपदी की सारी बेचैनी अपनी आंखों में भरकर पूछती है। देविका कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू करती है। युवराज की माँ जब कोई जवाब नहीं देती तो द्रौपदी युवराज के बड़े भाई के पास जाती है। वो भी उसे कोई उपाय नहीं सुझाते। द्रौपदी अब बहुत परेशान हो जाती है। ये बोलकर देविका फिर चुप हो जाती है। कितना रिवीजन करोगी मम्मी? फिर उसकी शादी सभी भाइयों से हो जाती होगी। हो गई ना एक द्रौपदी और कई राजा वाली कहानी। गुनगुन कहानी खत्म होने के सुकून के साथ बोलती है। देविका सामने खिड़की से बाहर के रोड लैंप के ऊपर टहल रहे चांद को देखते हुए कहती है, नहीं, द्रौपदी बाकी भाइयों से शादी नहीं करती। अच्छा, तो फिर वो अपने पापा के पास लौट जाती है ना मम्मी? सामने रोड लैंप के पास से चांद टहलते हुए बहुत आगे निकल गया होता है। देविका कहती है, नहीं, वो बड़े राजा के पास भी नहीं जाती, बल्कि आखिरी बार युवराज को पूछती है कि अगर तुम गलत को गलत नहीं बोल सकते तो अपने आप को युवराज मानना छोड़ दो। जो अपनी पत्नी को न्याय नहीं दिला सकता वो प्रजा के साथ क्या न्याय करेगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। युवराज द्रौपदी को बोलता है कि द्रौपदी अगर ऐसा करेगी तो समाज में उनकी बहुत बेइज्जती होगी। लोग क्या कहेंगे? वो कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस पर द्रौपदी बोलती है कि अगर वो रुककर सभी भाइयों से शादी कर लेगी तो दुनिया का भविष्य कभी उसको माफ नहीं करेगा। बहुत हो गया, अब वो नहीं रोक सकती। उसको अब एक पति भी नहीं चाहिए। 5 तो बहुत दूर की बात है। द्रौपदी नहीं मानती। वो वहां से चली जाती है। कहाँ जाती है मम्मी? वो वहां से निकलकर एक ऋषि के आश्रम में जाती है, जहाँ पर वो ऋषि के साथ मिलकर आसपास के रहने वाले लोगों की लड़कियों को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाना शुरू करती है। धीरे धीरे उसका बहुत नाम हो जाता है और बड़े राजा उसको वापस लेने आते हैं, लेकिन वो उनके साथ वापस नहीं जाती। वो उनको समझाती है कि उसने अपने लिए ये अलग रास्ता चुन लिया है। अब वो वहां से वापस नहीं आएगी। कुछ साल बाद युवराज भी उसको लेने आता है और बताता है कि माँ मान गई है, उसको सभी भाइयों से शादी करने की जरूरत नहीं। तब भी द्रौपदी टस से मस नहीं होती और युवराज को आश्रम से वापस भेज देती है। धीरे धीरे द्रौपदी की ख्याति पूरी दुनिया में हो जाती है। जो राजा अपनी राजकुमारियों को पढ़ाते नहीं थे, घुड़सवारी तलवारबाजी नहीं सिखाते थे, वे भी अपनी बेटियों को इस आश्रम में भेजने लगते हैं। जैसे युवराजों के गुरुकुल होते थे जहाँ वो सब कुछ सीखते थे, वैसे ही द्रौपदी आश्रम से दुनिया के सबसे पहले राजकुमारियों के गुरुकुल की शुरुआत होती है। देविका ने जब कहानी खत्म की तब न उसकी आंखों में नींद थी न गुनगुन की आंखों में। एक दिन बाद जब किसलय लौट के आता है तो दरवाजे पर उसको एक नोट मिलता है। मैं गुनगुन को लेकर जा रही हूँ। कहाँ जा रही ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ढूंढने की बेकार कोशिश मत करना। मन किया तो शायद लौट आऊं। तुमने जाते हुए कहा था ना, लौट के देखूंगा। जितना मन करे उतना देखना। अब फुर्सत से। पति हो परमेश्वर नहीं।
देविका और गुनगुन की जिंदगी में कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि उससे अच्छा ही हुआ। इसलिए शायद कहा जाता है कि बच्चों की कहानियाँ असली सच से ज़्यादा सच होती हैं, क्योंकि वो ना केवल पुराने झूठ मिटाती हैं, बल्कि समय समय पर नए सच भी बनाती हैं। Subscribe, subscribe, subscribe.